हेलो, हेलो, हेलो। यस इशिका मैम, यस यस मैम। स्टार्ट करें कि विभूति का वेट तो अब तो नहीं आएगी लगता है वो। ओके मैम। हाँ, लास्ट क्लास में मैंने कराया था हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन, उसका मैकेनिज्म बताया था, इनिशिएशन, प्रोपगेशन और टर्मिनेशन। याद है ना वो सारी चीजें? मैम एक सेकंड। यस मैम, वो 3 स्टेप्स लिखे थे। हम लोग केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्केन पढ़ रहे थे, ठीक है? तो उसमें हमने कुछ केमिकल, हमने कंबंशन रिएक्शन पढ़ा था और फिर हमने सेकंड हैलोजिनेशन रिएक्शन स्टार्ट किया था, ठीक है? उसके मैंने 3 स्टेप्स बताए थे, इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन। अब जो हम पढ़ेंगे नाइट्रेशन ऑफ अल्केन, जो थर्ड रिएक्शन है हमारा, वो क्या है? नाइट्रेशन ऑफ अल्कीन। तो मैम कैन यू इसमें प्लीज री-एक्सप्लेन हैलोजिनेशन? हैलोजिनेशन, ओके। देखो हैलोजिनेशन में कुछ नहीं होता, आपका एडिशन मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक तरह से। जैसे मान लो आपका ये मीथेन है, ठीक है, और मैंने Cl2 लिया, तो यहाँ से क्या होता है कि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन जाके एड अप हो जाता है, तो आपका बन जाता है CH3Cl और HCl बाहर निकल जाता है। एक सेकेंड होल्ड करना। अब देखो यहाँ पे, अब क्या होता है इसमें 3 स्टेप्स होता है। पहला मैंने तुमको बताया था, ये जो फॉलो करता है पाथ, उसका नाम है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और मैंने तुम्हें जब पढ़ाया था बताया था, 2 तरह का क्लीवेज होता है, एक तो होमोलिक्टिक होता है और एक आपका हेट्रोलिक्टिक होता है। याद है कुछ? यस मैम। होमोलिक्टिक में क्या होता है, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन की हम बात करें तो दोनों का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रोक्स सेम होता है, तो फिर जो ये बॉन्ड ब्रेक होता है, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाता है। जब वो लेके जाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शो करता है, हाइड्रोजन कैसे शो करता है, इसी को हम रेडिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल। तो आपका जो हैलोजिनेशन में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप आपका होता है इनिशिएशन, मतलब रिएक्शन को इनिशिएट करना। तो उसमें क्या, और हमेशा याद रखना, जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है वो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होता है, एच म्यू या सनलाइट कुछ भी लिखा रहेगा। तो पहला स्टेप में क्या होता है, आपका जो Cl2 है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, देखो Cl2 यही है, आप दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। जब आपस में बॉन्ड बनाए थे तो इलेक्ट्रॉन को शेयर किए थे। अब क्या होगा, जब ये बॉन्ड टूटेगा, होमोलिटिक मतलब दोनों आपस में सेम जाएगा, तो ये एक अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, तो क्या आएगा, क्लोरीन पे एक रेडिकल, एक क्लोरीन पे। आपका यहाँ पे रेडिकल बना। पहला स्टेप था इनिशिएशन। सेकेंड स्टेप में आपका क्या होता है, प्रोपोगेशन होता है। प्रोपोगेशन में क्या होता है, आपका जो मिथेन है, जिससे मैंने हाइड्रोजन बनाया, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, यहाँ आपका क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा और यहाँ भी रेडिकल बनेगा। एक हाइड्रोजन ऐसे, एक हाइड्रोजन ऐसे, और यहाँ पे आपका रेडिकल बना और साथ में एक रेडिकल ये, ठीक है? यस मैम। ठीक है। तो अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जो आपका ये रेडिकल बना है अल्केन का, दिस इज अल्केन रेडिकल, यहाँ पे क्लोरीन आएगा रेडिकल और इस पे अटैक करेगा, ठीक है? अटैक करके क्या बन गया आपका, Cl बना। तो ये आपका जो स्टेप चल रहा है और साथ में क्लोरीन रेडिकल रह गया, तो ये आपका जो चल रहा है प्रोपोगेशन स्टेप हुआ। लास्ट में अब चाह रहे रिएक्शन फॉरवर्ड आगे प्रोसीड ना हो तो टर्मिनेशन कराते। टर्मिनेशन की आपको मैंने एक मॉलिक्यूल दिखाया ना, ऐसे 1000 मॉलिक्यूल होंगे रिएक्शन में, ऐसे बहुत सारे रिएक्शन चल रहे होंगे। तो टर्मिनेशन में क्या होता है, 2 क्लोरीन रेडिकल आके आपस में जुड़ के Cl2 बना देते हैं।
ऐसा समझ में इशिका? आप आगे बढ़े नेक्स्ट रिएक्शन पे यस इसके। मैम, यस मैम। अब जो तुम्हारा नेक्स्ट रिएक्शन है वो है नाइट्रेशन ऑफ अल्केन, जो थर्ड है। केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना, मतलब कि आपका अल्केन किस किस चीज से रिएक्शन करेगा हम वो दिखा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, नाइट्रेशन ऑफ अल्केन। तो इसमें आपका क्या होगा कि आपका जो अल्केन होगा, जो आपका अल्केन होगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, इथेन मिथेन कुछ भी। तो देखो नाइट्रेशन मतलब क्या होता है, एक तरह से इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप क्या होते हैं, NO2, ठीक है। इसमें पहले मैं समझा रही हूँ होता क्या, उसके बाद रिएजेंट बताऊंगी। इसमें क्या होता है कि आपका एक हाइड्रोजन हट जाता है और यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप NO2 जाके अटैच हो जाता है, इसी को कहते हैं नाइट्रेशन ऑफ अल्केन। मतलब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, हाइड्रोजन हट के आपका NO2 क्या हो रहा है, जाके ऐड हो रहा है, इसी को कहते हैं हम नाइट्रेशन ऑफ अल्केन। इसको क्या कहते हैं, नाइट्रेशन ऑफ। मैम वो एक नाइट्रोजन कंपाउंड ऐड होगा। हाँ, NO2 को हम नाइट्रेट कहते हैं, NO2 को क्या कहते हैं, नाइट्रेट कहते हैं। नो मैम, तो आई एम आस्किंग कि एक नाइट्रोजन का कंपाउंड ऐड होगा। हाँ हाँ, NO2 होगा पूरा, और NO2 का नाम है नाइट्रेट, ठीक है। जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो नाइट्रेट बनाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आपका NO2 जाके वहां पे अटैच हो जाता है। तो एक कह सकते हैं एक तरह का इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रेट ग्रुप बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन। अब मैं लिख, देखो कैसे होता है, मैं मैकेनिज्म तुम्हें बताने जा रही हूँ। उसमें क्या होता है, देखो जनरली आपका जैसे आपने मिथेन लिया, ठीक है, CH3, मैंने एक हाइड्रोजन को यहाँ पे निकाला, और जो हम यहाँ पे नाइट्रिक एसिड, देखो नाइट्रेशन होता है इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड। हम नाइट्रिक एसिड लेंगे, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला पता है क्या होता है इशिका? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड? आपने नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला सुना है? यस मैम। क्या होता है? व्हाट इज मैम द फॉर्मूला? H2NO3। HNO3 होता है, ठीक है। HNO, आप बताना सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड में क्या होता है, हम जो क्या करते हैं, अल्केन लेते हैं और साथ में हम क्या लेते हैं, नाइट्रिक एसिड लेते हैं, और हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है नाइट्रोमिथेन, और प्लस वाटर निकल जाता है। देखो मैं ये कैसे होता है रिएक्शन में बता रही हूँ। मैंने लिया CH3, एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ बनाया, और मैं नाइट्रिक एसिड को ओपन करके लिख रही हूँ। कैसे लिख रही हूँ, HONO2 लिख सकते हैं ऐसे। एक H, 3 हाइड्रोजन ऑक्सीजन, एक नाइट्रोजन हो गया। तो यहाँ से आप वाटर निकाल दो और ये वाले पार्ट को यहाँ जाके ऐड करा दो, तो क्या हो जाएगा आपका CH3NO2 और साथ में वाटर निकल गया। समझ में आया तुम्हें नाइट्रेशन ऑफ अल्केन क्या होता है? यस मैम। तो नाइट्रेशन ऑफ अल्केन में कुछ नहीं होता। आप ऐसे अगर हम बेंजीन में पढ़ेंगे, जो एरोमेटिक रिंग पढ़ा था ना हमने, वहां भी नाइट्रेशन होता है। कुछ नहीं करना आपको, बेंजीन रिंग का एक हाइड्रोजन हटा के NO2 ग्रुप अटैच करा देना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख लेना, इसमें क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ NO2 या नाइट्रो ग्रुप लिखो इन अल्केन, ग्रुप इन अल्केन लिख लो। से फिर आगे बढ़ते सल्फोनेट। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मैम हमारा एक है सेकेंड। ओके, मैं लिख दे रही हूँ फिर से, सॉरी। इसमें तुम लिखना इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो का फॉर्मूला क्या होता है, NO2,
इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, ठीक है, इन अल्केन, और रिएक्शन लिख के दिखा देना CH3, एक H ऐसा लिखना, नाइट्रिक एसिड को ओपन करके लिख देना NO2 और यहाँ से वाटर निकाल देना और आपका बन जाएगा। वाटर निकल जाएगा। लिखना इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड। प्रेजेंस को मैंने शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा है, लिख लो फिर नेक्स्ट पढ़ दो। जब हो गया, आगे बढ़े। यस मैम। मैम उधर क्या लिखा है एल्कीन के बाद? इन द प्रेजेंस, मैंने प्रेजेंस को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, प्लस NC शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते प्रेजेंस, इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड, ऑफ छूट गया, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड। यस मैम। ठीक है, अब आगे जो नेक्स्ट है, ये हमेशा या नाइट्रेशन हमेशा पढ़ते हैं तुम, जब 12th में गए ना, जब तुम पढ़ोगे हैलो अल्केन अल्कोहल एल्डिहाइड, ये सब में तुम्हें नाइट्रेशन पढ़ना ही पढ़ना। तो याद रख, नाइट्रेशन में क्या होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड NO2 का एडिशन होता है। एडिशन नहीं होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है, किसी को रिप्लेस करके वो जाएगा। ठीक है, जो हमारा जो फोर्थ रिएक्शन है, दैट इज सल्फोनेशन ऑफ अल्कीन अल्केन, सल्फोनेशन ऑफ अल्केन। इसमें आपका क्या होगा, आपका जो सल्फोनिक ग्रुप है, सल्फोनिक ग्रुप किसे कहते हैं, हम कहते हैं सल्फोनिक ग्रुप SO3H को, दिस इज कॉल्ड सल्फोनिक ग्रुप। मैम इसमें भी डी क्या क्यों होता है दिया आपका, हुआ है? इसका डी कहाँ दिया हुआ है, मेरा डी नहीं, फोर्थ रिएक्शन, डी लिखो या फिर फोर्थ रिएक्शन लिखो। पहले हमने ओके। पढ़ा था क्या, कंबंशन, सेकंड हैलोजिनेशन, थर्ड नाइट्रेशन एंड फोर्थ इज सल्फोनेशन ऑफ अल्केन। तो सल्फोनेशन ऑफ अल्केन में क्या होता है, आपको इंट्रोडक्शन ऑफ या सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्या होता है, हाइड्रोजन का सल्फोनिक एसिड से। एंड सल्फोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, SO3H। मतलब मैं ओवरऑल समझा, जैसे आपने मिथेन लिया, मिथेन में क्या होता है, ये हाइड्रोजन हट के आपका जो सल्फोनिक ग्रुप है, इसको मैं ओपन करके लेती हूँ, H और यहाँ पे SO3H, ये ग्रुप जाके अटैच हो जाते हैं, इसी को हम कहते हैं सल्फोनेशन ऑफ अल्कीन। अब इसका मैकेनिज्म मैं बताती हूँ कैसे होता है। जैसे आपने मिथेन लिया, ठीक है, और जैसे वो नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में हो रहा था, ये सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में होता है। तो बताना सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड? इशिका, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड? मैम H2SO4। हाँ, तो अब हम H2SO4 को, इस H2SO4 है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे ओपन करके HO और यहाँ पे लिखेंगे SO3H। फिर यहाँ से आप वाटर रिमूव कर देना ऐसे, और ये वाला ग्रुप को जाके वहां पे अटैच कर देना। तो क्या हो जाएगा आपका CH3SO3H, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो इसको, अगर ओपन करके लिखूं मैं, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, और यहाँ पे हो जाएगा SO3H। तो इसका आपका डेफिनेशन लिख सकते हो, इंट्रोडक्शन ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको 12 तक पढ़ना सारे केमिकल रिएक्शन में। हैलोजनेशन पढ़ना है, नाइट्रेशन पढ़ना है, और आपको सल्फोनेशन पढ़ना, 2 रिएक्शन और पढ़ना है, फ्रीडल क्लब अल्काइलेशन और असाइलेशन। तो इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फोनिक ग्रुप इन अल्केन, इन अल्केन, और आपका सल्फोनिक ग्रुप क्या होगा, दिस इज योर SO3H, क्लियर है, और इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड।
मैम वो सी के ऊपर CH लिखा हुआ है बिल्कुल स्टार्टिंग में। ये वाला यस मैम। ये कुछ नहीं है, मैंने यहाँ बस दिखाने को जो CS3 हो जाएगा SO3H आ जाएगा यहाँ पे। फिर मैंने इसको पूरा, हाँ ये यहाँ पे एक बॉन्ड H से जुड़ा होगा ना, 4 बॉन्ड कार्बन बनाता है ना, मैं यहाँ बना दूंगी। यस मैम। चलो वो कर लेना, कार्बन एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, यहाँ पे SO3H आपका अटैच हो गया और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। जब हो जाएगा तो बताना, ठीक है? यस मैम। डन। मैम ऑलमोस्ट एक सेकंड। ओके ओके, कर लो पहले अच्छे से। आगे बढ़े इशिका। यस मैम। हाँ मेरे नाइट्रेशन समझ में आ गया ना, ये आपको नाइट्रेशन सल्फोनेशन है ना, क्लास 12 में भी पढ़ना है, ठीक है? तो मुझे बताओ, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन समझना कुछ नहीं होता, आपको वाटर निकाल देना और SO3H ग्रुप को अटैच कर देना, सेम दोनों में। कोई डाउट तो नहीं है नाइट्रेशन और सल्फोनेशन में? नो मैम, नो डाउट। 12 ज्यादा इजी लग रहा होगा ना 11 से? यस मैम। ठीक है आगे बढ़ते हैं। तुमको 12th इजी लग रहा है, टफ लग रहा है, क्या लग रहा है? मैम इजी, स्पेशली फिजिक्स। है ना? फिजिक्स इजी, हाँ फिजिक्स तो बहुत इजी है। केमिस्ट्री भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ यस ठीक है, मैम। नेक्स्ट हमारा जो फिफ्थ रिएक्शन है दैट इज कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है? देखो मैं तुम्हें ऑक्सीडेशन बताया था क्या होता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है और रिमूवल ऑफ क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन। यस मैम। तो अब हम कंट्रोल ऑक्सीडेशन मतलब ये होता है कि आप अल्केन लेना और साथ में ऑक्सीजन लेना, बट अगर आप कैटलिस्ट चेंज करोगे तो आपका जो प्रोडक्ट आएगा वो डिफरेंट डिफरेंट आएगा। हमने पहला क्लास में पढ़ा था ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और जो आपका रिडक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हम अल्केन का अगर ऑक्सीडेशन कराते हैं, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कराते हैं पर कैटलिस्ट चेंज करते हैं, तो आपका प्रोडक्ट भी क्या आएगा? डिफरेंट आएगा, ठीक है? तो हम बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं, हमारा फिफ्थ रिएक्शन बना ये, दिस इज कंट्रोल्ड, ओके, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। अब देखो कंट्रोल ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जैसे आपने ले लिया मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4, ठीक है? और ऑक्सीडेशन में तो ऑक्सीजन तो लेना पड़ेगा। तो अगर हम कैटलिस्ट चेंज करते हैं, मतलब यहाँ पे हम ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तुम्हें पता है कैटलिस्ट क्या होता है? व्हाट इज कैटलिस्ट? थोड़ा सा भी मैम आइडिया होगा, स्पीड्स ब्रीफ अप आइडिया? रिएक्शन। हाँ हाँ, वो रिएक्शन की स्पीड बढ़ाता है बट इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। अब मैं तुम्हें समझाती हूँ कैसे रिएक्शन को स्पीड कैसे करता है। देखो आपको पता है कि कोई भी रिएक्शन होने के लिए, तुमने एक्टिवेशन एनर्जी का नाम सुना है? यस मैम।
देखो, मान लो आपका यहाँ पे रिएक्टेंट R है और आप इसको इतनी एनर्जी चाहिए प्रोडक्ट बनने के लिए, यहाँ आने के लिए, तो इस जो एनर्जी जितनी चाहिए इसे हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। मान लो जो यहाँ पे जितने भी रिएक्टर है सबके पास कितने 5 जूल एनर्जी है, कितने है सबके पास अपनी एनर्जी 5 जूल है, बट एक्टिवेशन एनर्जी आपको कितना है 10 जूल है, ठीक है। तो क्या रिएक्टर से प्रोडक्ट बन पाएगा? मैम क्या था 5 जूल्स एंड मान लो सारे रिएक्टेंट के पास जो एनर्जी है वो 5 जूल है, जितने भी रिएक्टेंट है उसके पास जो एनर्जी है वो कितने जूल है 5, पर उसको प्रोडक्ट बनने के लिए 10 जूल एनर्जी चाहिए, जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो 10 जूल है, मतलब यहाँ से यहाँ जाने के लिए उसको कितना चाहिए 10 जूल चाहिए। तो क्या रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन जाएगा? नहीं ना बन पाएगा। यस मैम, वही अगर बन 2 पाएगा है जिसके तो। पास तो अब क्या होगा तुम्हारा, जब तुम कैटलिस्ट डालोगे ना तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, 10 जूल से कितनी हो जाएगी 5 जूल। अब सारे रिएक्शन क्या बन जाएंगे प्रोडक्ट, इसलिए रिएक्शन को क्या करता है वो फास्ट करवाता है, समझ गए। तो कैटलिस्ट बस रिएक्शन यस में मैम। पार्टिसिपेट नहीं करता, बस रेट को इंक्रीज और डिक्रीज करता है, ठीक है। तो अब देखो अगर मैंने कोई भी हैलो अल्केन्स ले लो, ठीक है, और मैंने ऑक्सीजन ले लिया और आपका यहाँ पे मैंने जो कैटलिस्ट लिया है वो कॉपर लिया है और आपका जो टेम्परेचर है वो आपका 523 केल्विन लिया है और प्रेशर 100 atm लिया है, तो आपका क्या होगा, आपको मिथनॉल मिलेगा। मिथनॉल क्या आपका अल्कोहल है ना, मिथनॉल इज अल्कोहल, तो यस आपको क्या मैम। मिलेगा मिथनॉल मिलेगा, ठीक है। अब सेम ही रिएक्शन है, उसमें मैंने मिथेन ही लिया है और ऑक्सीजन ही लिया, बट हमारा जो कैटलिस्ट अब है वो है मोलिडियम ऑक्साइड MO2O3, ठीक है, और मैंने हीट कर दिया, अब हमें मिलेगा फॉर्मल्डिहाइड। क्या मिलेगा? फॉर्मल्डिहाइड, और साथ में वाटर निकल जाएगा। अब मैं तुम्हें पहले बता चुकी थी ना कि आपका जो ये OH ग्रुप इसको क्या रिप्रेजेंट करता है, अल्कोहल को करता है, और फॉर्मल्डिहाइड मैंने बताया था, अगर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा और इस साइड हाइड्रोजन रहे, इस साइड भी हाइड्रोजन रहे, या समझो कीटोन। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो, इस साइड CH3 हो और इधर H हो, और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो, इधर CH3 हो और इधर CH3 हो, तो देखो अगर एक साइड कम से कम हाइड्रोजन होना चाहिए दिस साइड, तब उसे आप एल्डिहाइड कहोगे, और अगर दोनों साइड नहीं है अल्काइल ग्रुप है तो उसको आप कीटोन कहोगे। ये बात तो क्लियर है ना, मैंने पहले समझाया था। तो यस अगर मैम। अगर हम मिथेन लेते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं और साथ में मोलिडियम ऑक्साइड आपका कैटलिस्ट लेते हैं, देखो सेम है, यहाँ भी मैंने मिथेन लिया, यहाँ भी मैंने ऑक्सीजन लिया, बट हमने कैटलिस्ट चेंज किया तो हमें यहाँ अल्कोहल मिला, यहाँ हमें क्या मिल रहा है एल्डिहाइड, एक कार्बन है इसको फॉर्मल्डिहाइड जिसमें मैंने स्ट्रक्चर ओपन करके बनाया है, इसी को हम कंट्रोल ऑक्सीडेशन कहते हैं। एक लास्ट एक और देख लेते हैं थर्ड रिएक्शन। मैम आपने क्या, फॉर्मल्डिहाइड एल्डिहाइड होता है कि कीटोन होता है? नहीं एल्डिहाइड होता है, फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड में लास्ट में आता है ना नाम, कीटोन में ओन आता है, जैसे वो आएगा आपका प्रोपेनॉन, क्योंकि जब कीटोन में कभी एक कार्बन नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों साइड इसके कार्बन होना कंपलसरी है ना, तो मिनिमम 3 कार्बन रहेगा तभी वो तुम्हारा कीटोन बनेगा, क्योंकि इस ग्रुप ओके। के दोनों साइड क्या होना चाहिए कार्बन, तो प्रोपेनॉन ओन आता है कीटोन में, और एल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड एसिल्डिहाइड आता है ऐसे, ठीक है, एल्डिहाइड वाला वो हो गया। और एक और रिएक्शन है आपका, अगर आप अल्केन ही लेते हो, पर मैं ले रही हूँ यहाँ पे इथेन ले रही हूँ, ठीक है, अगर हम इथेन लेते हैं ऑक्सीजन ही ले रहे हैं, ऑक्सीडेशन ही करा रहे हैं, बट इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे मैंने ले लिया है एसिटिक एनहाइड्राइड बोलते हैं इसे, COMN, इतना हमें नहीं पता, बस हमें यहाँ मिल जाएगा एसिटिक एसिड मिलेगा। एसिटिक एसिड का ये फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O और OH। तो आपका देखा दोनों में मैंने एल्केन ही लिया और दो सब में मैंने ऑक्सीजन ही लिया, बट हमारा जो कैटलिस्ट पे प्रोडक्ट डिपेंड कर रहा है, कॉपर डाला तो आपका अल्कोहल, मोडियम ऑक्साइड डाला तो वाटर, ये सारी चीजें मिल रही हैं, तो इसी को कहते हैं कंट्रोल ऑक्सीडेशन, कि आपने कैटलिस्ट चेंज किया देन योर प्रोडक्ट आल्सो चेंज। कोई डाउट है तो ओके पूछ लो। मैम, CH3 के बाद क्या लिखा है? COO? ये वाला बोल रही हूँ, यस मैम। ये वाला पूछ रही हो ये, यस देखो मैम। यहाँ पे जो रिएजेंट मैं लिख दे रही हूँ CS3 COO का होल 2। अभी 12th में तुम्हें अच्छे से मतलब बताया जाए कि एनहाइड्राइड देखो क्या होता है। अगर आप एनहाइड्राइड किससे कहते हैं, अगर आपको पता है एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH होता है, ये पता है ना, दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ यस एसिड। मैम। अगर आप दो एसिड ले रही हो, ये OH ठीक है, और एक और एसिड मैंने लिखा, अगर इसमें से मैं वाटर निकाल दूं, वाटर यहाँ से बची यहाँ से, तो क्या बन जाएगा, और साथ में मैं बीच में Mn जोड़ दे रही हूँ, क्या कर रही हूँ Mn यहाँ पे जुड़ा हुआ है ना, और अब Mn नहीं जोड़, बस नॉर्मल में जोड़ के तुम्हें दिखा रही हूँ, इसी को एनहाइड्राइड कहते हैं, क्या कहते हैं इसी को हम
एनहाइड्राइड कहते हैं। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, Mn को क्या कर रहे हैं, अटैच कर रहे हैं बीच में O की जगह, बस वही है। मैम Mn कहाँ से है? ये तो हम बस में अभी मैंने तुम्हें एनहाइड्राइड समझाया क्या होता है। एनहाइड्राइड होता है रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम टू एसिड। पर अगर हम इसमें एनहाइड्राइड तो ये बन गया, बस यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। ये हम अलग से रिएजेंट डाल रहे हैं, इसको भी किसी तरह से प्रिपेयर कराया गया होगा जो हमें नहीं पढ़ना है। इसमें हमने Mn डाल दिया है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन को रिप्लेस करके Mn खुद जाके यहाँ पे लग गया है। तो जब लगेगा, देखो दोनों साइड सेम मॉलिक्यूल है, CH3CO CH3CO, दोनों साइड सेम है। यस मैम। तो आप इसको लिख सकते हो CH3 C डबल बॉन्ड दो है होल 2 लिख सकते हो। अब बीच में O की जगह Mn आ जाता है, तो यहाँ पे Mn लिख दिया, यही आपका है। मैम O की जगह Mn क्या होता है? अरे मैं तुम्हें बस अभी हम एनहाइड्राइड समझा रहे थे कि एनहाइड्राइड कैसे बनाते हैं। एनहाइड्राइड बनाते हैं हम कि एसिड से वाटर निकाल देते हैं, ठीक है। पर ये वाला जो रिएजेंट लगाया हमने Mn, वो प्रिपेयर किया होगा, तो उसने एनहाइड्राइड को Mn से रिएक्शन करके बनाया होगा, जो हमें नहीं पढ़ना है। बस मैं तुम्हें जनरल समझा रही थी कि एनहाइड्राइड कैसे बनाते हैं। तुमसे कोई बोलेगा ओके मैम, यस मैम। एसिड का एनहाइड्राइड क्या होता है, बोलना कि जब हम एसिड से वाटर रिमूव कर देते हैं तो एनहाइड्राइड उसे कहते हैं। एक बार देख लो, कोई डाउट हो जिसमें। कोई डाउट है क्या? ठीक है, आगे बढ़े, इसमें कोई डाउट है फिर? नो मैम, नो डाउट। अब हमारा जो सिक्स तो रिएक्शन है मैम दैट इधर इज, मैम कंट्रोल्ड हुआ बिकॉज वी आर यूजिंग कैटलिस्ट। हाँ हाँ कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब कि अगर हम ओके। कैटलिस्ट चेंज कर रहे हैं तो हमारा प्रोडक्ट भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना, इसलिए इसको कह रहे हैं कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। मतलब आपका जो ऑक्सीडेशन को कौन कंट्रोल कर रहा है, कैटलिस्ट कर रहा है। इफ आई एम चेंजिंग द कैटलिस्ट देन द प्रोडक्ट आल्सो चेंजेस, इसलिए इसको कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट आई मीन सिक्स मैम रिएक्शन वो है दैट, सेम नहीं आना चाहिए था because कौन now सी if नहीं आना चाहिए? catalyst does not react in the reaction तब तो same आना चाहिए ना प्रोडक्ट। पर कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन डिसाइड करता है कि क्या बनना चाहिए, वो अपना पाथ देता है, इट प्रोवाइड्स अ पाथ। अगर वो जो, अब मुझे जाना है कहीं, तो अब हमें जो जैसे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स है, ठीक है, जाना, तो अब हम जैसे मान लो मुझे जाना रेड फोर्ट, तो अगर वो रास्ता बंद रहेगा तो हम वहां जा नहीं पाएंगे, हमें दूसरा कोई मॉन्यूमेंट को ऑप्ट करना पड़ेगा, हाँ इधर रास्ता खाली, तो हम ये मॉन्यूमेंट आज घूम लेते हैं। तो कैटलिस्ट एक तरह का पाथ प्रोवाइड करता है कि आप ये पाथ ब्लॉक है तो आप यहाँ से जाके ये प्रोडक्ट नहीं बना सकते, ये पाथ ओपन है तो आप यहाँ जाके बना सकते हैं। मतलब गाइड करता है एक तरह से। उसके बहुत सारे रोल, पहला तो रिएक्शन फास्ट तो करता है, ये साथ में गाइड करता है कौन सा प्रोडक्ट बनाना, पाथ प्रोवाइड करता है उसके लिए। समझ गई? यस मैम। अब हमारा जो सिक्स है दैट इज आइसोमेराइजेशन। मैंने तुम्हें जब पढ़ाया था जनरल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो बताया था आइसोमेराइजेशन क्या होता है, कि स्ट्रक्चर सेम रहेगा, आई मीन फॉर्मूला सेम रहेगा बट स्ट्रक्चर डिफरेंट रहेगा। स्ट्रक्चर यस शुड मैम। बी सेम बट, तो इसमें क्या होता है आइसोमेरिज्म में, पहले लिख लो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मतलब डेफिनेशन क्या होता है। द प्रोसेस द प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ conversion of one isomer into इसी प्रोसेस को कहते हैं आइसोमेरिज्म, इज कॉल्ड आइसोमेराइजेशन। इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे डिस्कस करते हैं।
ठीक है, देखो अब देखो तुमने मैंने जब जीओसी पढ़ाया तो क्या बताया था, आइसोमेरिज्म क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, बताया था ना। जैसे मान लो आप इथेन लिखते हो, प्रोपेन लिखते हो, ब्यूटेन ऐसे लिख सकते हो, एक ये स्ट्रक्चर हुआ आपका। आप इसको एक ऐसे भी लिख सकते हो, लिख सकते हैं इशिका, हम इसे ब्यूटेन को ऐसे लिख यस सकते मैम, हैं ब्रांचिंग में करके। तो यस मैम। आइसोमेरिज्म क्या होता है, हैव सेम फॉर्म मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। और इस प्रोसेस को, जो ये वाले फॉर्म को इस फॉर्म में चेंज कर रहा है, इस फॉर्म को, इस प्रोसेस को कहते हैं आइसोमेराइजेशन। क्या कहते हैं, आइसोमेराइजेशन। मतलब मैम इस तब मतलब मैम ये चार सेकंड कार्बन को स्ट्रक्चर, इसमें जो चेंज कर, तब मैम सेकेंड तब स्ट्रक्चर। सेकंड स्ट्रक्चर का नाम क्या 2-आइसोब्यूटेन होगा? हाँ टू, हाँ हाँ, टू आई, या इसको हम ओके। आइसोब्यूटेन कहते हैं। देखो जब भी आपका कार्बन मतलब सेकंड कार्बन पे ब्रांचिंग हो तो उसे हम आइसो पढ़ते हैं, तो आइसोब्यूटेन पढ़ सकते हो। टू लगाने की जरूरत नहीं, आइसोब्यूटेन से समझ जाएंगे लोग कि सेकंड कार्बन पे ब्रांचिंग है ब्यूटेन में। तो अब जो आपने स्टेट चेंज ब्रांचिंग में चेंज किया, इसी प्रोसेस को कहते हैं आइसोमेराइजेशन। मतलब प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन वन आइसोमर टू इनटू अनदर आइसोमर इज कॉल्ड आइसोमेराइजेशन। क्लियर हुआ? इसमें हम लोग कैसे maintain लिया, मैम योर वॉइस इज हमने ब्रेकिंग। चार कार्बन का जो ब्यूटेन है, एक सेकेंड, अब मेरी आवाज आ रही है? देखो इसमें क्या होता है कि जो आपका फोर्थ कार्बन को इस ब्रांचिंग में चेंज करने के लिए हम एक रिएजेंट यूज करते हैं, ठीक है। उस और तो हम उस रिएजेंट का नाम है Al3 HCl, हीट कर देते हैं तो आपको ब्रांचिंग में चेंज। ठीक है, देखो इसमें क्या मैम होता योर है वॉइस इज यहाँ पे गोइंग। अभी भी, यस मैम, अभी आ रही है ना? देखो इसमें क्या इट्स होता है ब्रेकिंग बीच कि बीच अगर में। आप एक फॉर्म को, ओके, अगर आप एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में चेंज कर रहे हो तो उसमें अगर आप जो रिएजेंट यूज कर रहे हो वो हेल्प करता है इस फॉर्म को दूसरे फॉर्म में यूज करने के लिए। तो अगर हम अल्केन को, अगर हम चाह रहे हैं कि सिंपल अल्केन से ब्रांचिंग करना चाह रहे हैं तो हम एक रिएजेंट यूज करेंगे और वो क्या करेगा, ब्रांचिंग में चेंज कर देगा। इसी को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब देखो AlCl3 क्या होता है, अब मैं तुम्हें एक चीज बता रही हूँ, एक्स्ट्रा टॉपिक है। तुमने नाम सुना है लुईस एसिड, लुईस बेस, नाम सुना है? नो मैम। सुन लो, तुम बचपन से क्या पढ़ते आ रहे हो, एसिड क्या होता है, व्हाट इज एसिड, व्हाट इज एसिड? मैम हाइड्रोजन आयंस। तो H+ दे, बेस क्या होता है, मैम आई कुडंट हियर यू। जो OH- देता है, जैसे HCl, HCl क्या देगा, एसिड है ना, क्योंकि ये H+ देगा और NOH क्या है, बेस से OH- देगा, ठीक है। उसी तरह एक साइंटिस्ट थे लुइस, उनका नाम लुइस था, उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, डिफिशियंट समझते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी जिसमें, वो लुइस एसिड होगा। क्या होगा वो? लुइस मैम ने ये कैन यू बात प्लीज बताया था। एक्सप्लेन लुईस एसिड अगेन? हाँ मैं वही बता रही हूँ। लुइस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि ऐसा एसिड जो आपका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा दूसरे से। मतलब कब एक्सेप्ट करेगा, जब उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट रहेगा, तभी तो एक्सेप्ट करेगा। ये बात यस समझो, मैम। डिफिशियंट मतलब कमी। तो लुइस ने बताया कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, वो इलेक्ट्रॉन या जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, उसे हम लुइस एसिड कहते हैं। और But ma'am, इलेक्ट्रॉन acid होगा already has तो कौन, electrons. Then why does it need to take more extra electrons? नहीं, जैसे देखो मैंने यहाँ पे लिखा है AlCl3, देख रही हो, दिस इज योर Yes, लुइस ma'am. एसिड, दिस इज योर लुइस एसिड। देखो कैसे, ये अल्मोनियम है, इसके साथ एक क्लोरीन, एक क्लोरीन, एक क्लोरीन, एक बॉन्ड में। तुम्हें पता है कोई भी ऑक्टेट को स्टेबल होने के कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, टोटल 8 होने चाहिए, 8. देयर Yes, शुड बी ma'am. 8 इलेक्ट्रॉन। अब बताना इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, ये मैंने अल्मोनियम लिखा, अल्मोनियम से 3 Cl3 अटैच है, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, It's a total एक 6. बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, 6 है। तो हमें ये क्या, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है ना, इसे कितना चाहिए स्टेबल होने के लिए, Door.
दो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट किसकी तरह एक्ट करेगा? इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना, इट विल एक्ट एज लुईस एसिड। यस मैम, बट मैम इसके पास ऑलरेडी इसके खुद के लोन पेयर्स भी तो है। कहाँ है लोन पेयर? है किसके पास लोन पेयर? अल्युमिनियम की बात कर रही हूँ मैं। आई एम यस टॉकिंग मैम, अबाउट द एल्यूमिनियम। अल्युमिनियम। अल्युमिनियम का ऑक्टेट पूरा तो नहीं हो रहा है ना। हाँ देख लेते हैं यस कहाँ मैम, लोन पेयर, देखें। 1s2 2s2 3s2 3p, आई मीन 1:2 2p6 होता है ना फिर। अल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2, यही होता है ना, 3p1, यही है। यस मैम। हाँ यस। सेल। तो मैम इसके बैलेंस शेल में 3 है और बाकी के तो लोन पेयर हो जाएंगे ना। कहाँ लोन पेयर है? लोन पेयर हम तब कहते हैं जब इसको बैलेंस में, बट बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है। मैम मैं वॉइस कॉलेज ब्रेक पे है। जैसे तुम्हें कह रही हूँ, बट नहीं वर्क खाली बस इसका 3 इलेक्ट्रॉन जो ये बॉन्डिंग हो गया क्लोरीन के साथ। तुम यहाँ पे कम किया, एक क्लोरीन का, ये वाला पार्ट फिर मैं समझाती हूँ, कर लेना। AlCl3 is a Lewis acid, HCl is a strong acid. दोनों ऋषिका, तो मैम योर वॉइस इज स्टिल ब्रेकिंग। अभी मेरी आवाज आ रही है? मैम आवाज आ रहा है लेकिन बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा है बीच में। ओके ओके ओके, अब देखो, अब मैं बोलूँ सब समझ में आ। अभी आवाज आ रही है मेरी सही? हेलो मैम बहुत ब्रेक हो रहा है, कुछ भी हेलो सुनाई ऋषिका, नहीं दे रहा है। बस 1 मिनट सेकंड। अब आवाज आ रही क्या है? हेलो मैम।
हेलो, हम ठीक से नहीं आ रहा है। इशिका, आप बताना, आवाज आ रही है आप सही? हेलो। यस मैम। हाँ, आप सही आ रही है ना? मैं बोल रही थी लुईस पेस, आपको समझ में आया लुईस एसिड क्या होता है? मैम आई कुडंट हियर पूछूंगी उस टाइम। ठीक है, मैं समझाती हूँ। जो लुईस एसिड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। जैसे मैंने आपको AlCl3 वाला एग्जांपल दिया, तब तो आपने सुना था, रिस्पांस भी किया था। तो आपको उसमें क्या डाउट हो रहा था, बताओ? उस वाले पार्ट में क्या डाउट हो रहा था? मैंने मैम बताया था कि जो AlCl3 है दैट इज लुईस एसिड। लुईस एसिड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है। लुईस यस मैम, एसिड मैं क्या होता बोल है? रही थी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। उसमें आप देख, वो नहीं होता है लोन पेयर। लोन पेयर नहीं होता, देख लो ना। अल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p1। तो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये है ना। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर देयर? 3, है ना। और तीनों देखो यहाँ इन्वॉल्व है रिएक्शन में। अल्युमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन दिया है, और क्लोरीन के 3 इलेक्ट्रॉन मिलके ना 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो इसके पास बैलेंस लोन पेयर कहाँ है? लोन पेयर तो बिल्कुल नहीं है। तो याद रखना, जो लुईस एसिड होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होते हैं, क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 और जरूरत है ऑक्टेट पूरा करने के लिए। और दूसरी बात, आपका जो लुईस बेस होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। जिसके पास लोन पेयर होगा ना, वही आपका लुईस बेस होगा। जैसे अमोनिया, इसके पास क्या है? लोन पेयर है। ये क्या करेगा? डोनेट करेगा इसको, है ना। तो जो लुईस एसिड होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है, लुईस बेस जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। यस मैम, समझ में आ गया। ठीक है। तो ये बात याद रखना, क्योंकि हमने बचपन से ही पढ़ा कि एसिड H प्लस देता है, बेस OH माइनस देता है। अभी तो मैंने लुईस एसिड बढ़ाया, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें तुम्हें पढ़ना है, हम आयोनिक चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो तो मैम आपको ये एसिड समझ, हमेशा प्लस एच नहीं देता है? नहीं, हमने ये जो कॉन्सेप्ट है, आप मान लो, अब मैं बात कर लूं, कुछ ऐसे भी चीज होते हैं जिसके पास H नहीं होता बट वो एसिड है। तो आप उसके लिए तो कह नहीं सकते हो ना कि ये एसिड H प्लस दे रही है, तो आप तो यही कहोगे ना कि H प्लस नहीं दे रही, एसिड नहीं होगा। बट दिस इज रॉन्ग। साइंटिस्ट ने पहले, आर्हेनियस ने यही बताया था। पर बाद में जब साइंटिस्ट रिसर्च करने लगे, देखने लगे, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी हैं जिनके पास H प्लस नहीं है बट दे आर एक्टिंग एज अ एसिड। तो फिर लुईस ने दिया अपना कॉन्सेप्ट। यहाँ तो कोई डाउट? तो आइसोमेरिज्म में यही होता है कि अगर आपको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म चेंज करना है, यू हैव टू यूज द रिएजेंट, जैसे AlCl3 प्लस HCl, और हीट कर देना है। यहाँ तक कोई डाउट है? नो मैम। अब हम एक पढ़ेंगे तो मैम पायरोलिसिस। एसिड OH माइनस भी दे सकते हैं? नहीं, बेस तो OH माइनस देते हैं। आर्हेनियस ने ये बात कहा था कि जो आपका एसिड होगा वो H प्लस देगा, और जो आपका बेस होगा वो क्या देगा? OH माइनस देगा। बट सारे एसिड और बेस के पास OH माइनस नहीं होते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, जो आपका अमोनिया है, NH3 बेस है, बट इसके पास OH माइनस नहीं है ना। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ गलत हो गया ना। अब जैसे AlCl3 आपका एसिड है, तो इसके पास H प्लस तो नहीं है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आपका यहाँ भी गलत हो गया, है ना। हाँ यस तो फिर मैम। बाद में लुइस लुइस रायनो ने एक्सप्लेन किया कि कुछ एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, बेस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम में, चैप्टर 11 में, इसके में। अब हमारा जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है पायरोलिसिस। पता नहीं 7th नंबर है क्या, शायद ये है ना। यस मैम, ये कल कर पायरोलिसिस, ले। ओके, कल कर लेते हैं हम, ठीक है। क्योंकि हमें अभी कंप्लीट करना 5-6 रिएक्शन, और फिर हमें अल्कीन स्टार्ट करना है, तो कल थोड़ा सा। मैम एल्कीन का भी इतना लंबा है?
अल्कीन का हाँ थोड़ा उतना ज्यादा नहीं, कम है, ठीक है, और अल्काइन से थोड़ा कम है, फिर एरोमेटिक है। वो होने के बाद फिर हम आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे। तो कल ठीक है 8:30 पे मिलते हैं और फिर वहां कर लेते हैं। या ऑल्सो अब मैम, बस, हाँ बोलो। वो एक सेकंड, आई जस्ट, वो मैम इक्विलिब्रियम में वो एक प्रिंसिपल है, ले शार्टलियर्स ली प्रिंसिपल। चैटलियर प्रिंसिपल, हाँ यस पूछो। मैम, वो वाला चाहिए होगा कल की क्लास के लिए, मतलब कल मेरे स्कूल की क्लास के लिए। कैन यू प्लीज टीच दैट एक बार? कौन सा चैप्टर बताओ? सॉल्यूशन चैप्टर में ली चैटलियर प्रिंसिपल का यूज है, तो मैं उसे एक्सप्लेन कर दूं अभी। यस मैम। देखो ली चैटल ये कहता है कि आपका रिएक्शन उधर प्रोसीड करेगा जहां पे, जैसे मान लो आपका प्रोडक्ट बन रहा है ए से बी, ठीक है, आपका प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ए से बी बन रहा है। तो अगर मान लो आपका यहाँ पे जो रिएक्टेंट है 4 मोल है और प्रोडक्ट क्या है 2 मोल है, तो ली चैटल ये कहता है कि आपका रिएक्शन उधर प्रोसीड करेगा जिधर आपका कंसंट्रेशन कम होगा। तो किधर कंसंट्रेशन है, कम है, बी। प्रोडक्ट साइड में, तो रिएक्शन किधर मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर मैं ऐसे ही लेती ए से बी बन रहा है और आपका प्रोडक्ट जो है 4 मोल है और रिएक्टेंट क्या हो गया 2 मोल, तब आपका रिएक्शन किधर प्रोसीड करेगा, बैकवर्ड या फॉरवर्ड? मैम बैकवर्ड। हाँ, तो ली चैटल यही कहते हैं कि आपका रिएक्शन उधर प्रोसीड करेगा जहां कंसंट्रेशन कम हो या मोल्स कम हो, बस ये कहता है। और जब लेकिन मैम आपके आज सर ने बोला था कि वो टेम्परेचर बढ़ाने से वो कम हो जाता, तो हाँ वो हाँ ये पीछे भी भी जा होता है, सकता है। टेम्परेचर बढ़ाने से कम नहीं होता है आपका मोल्स और कंसंट्रेशन के अलावा। ये देखो, अगर मान लो टेम्परेचर, अगर मान लो आप टेम्परेचर इधर बढ़ाते हो, मान लो यहाँ पे आपका टेम्परेचर, एक सेकंड में बता रही हूँ, 1 मिनट रुकना, एक चीज। देखो ये देखो, ये कहता है कि आप अगर मान लो इक्विलिब्रियम, एक तो ले चार्टर प्रिंसिपल ये कहता है, एक और ये चीज कहा गया कि अगर आप कोई रिएक्शन करा रहे हो, ठीक है, स्टार्टिंग में आपका कंसंट्रेशन टेम्परेचर डाल दो, बाद में आप इसका टेम्परेचर चेंज करते हो, प्रेशर चेंज करते हो, या फिर आप, पहले बात तो ये समझो कि मैंने तुम्हें ये समझाया कि अगर कंसंट्रेशन यहाँ 4 मोल है तो रिएक्शन किधर प्रोसीड करेगा, जिधर नंबर ऑफ मोल्स सेम हो गए, तब तक प्रोसीड करेगा जब तक दोनों का नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाए, सेम हो जाए। मतलब आपका जब ए से बी बना, अगर दोनों साइड 4 मोल आ गया, अब रिएक्शन तो नहीं कहीं प्रोसीड करेगा ना, अब ये हाँ रिएक्शन मैम। आपका इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। इक्विलिब्रियम समझती हो क्या होता है? यस इक्विलिब्रियम में मैम। क्या होता है, जितने रेट से आपका फॉरवर्ड रिएक्शन होगा उतनी रेट से आपका क्या होगा, बैकवर्ड रिएक्शन होगा। बन गया इक्विलिब्रियम में आ गया। यस मैम। अगर मान लो अब ये क्या करते हो आप, रिएक्टेंट में बाहर से क्या कर रही हो, बाहर से कुछ कंसंट्रेशन ए का बढ़ा दे रही हो, तब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, नो मैम। नहीं होगा। अगर मान लो अब दोनों साइड जब नंबर ऑफ मोल्स 4 4 है और इक्विलिब्रियम में रिएक्शन चल रहा है, जितना प्रोडक्ट बन रहा है उतना रिएक्टेंट बन रहा है, पर मैंने 2 मोल और डाल दिया एक का, तो अब कितना मोल हो गया 6 मोल, तो क्या अब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, अब रिएक्शन कहाँ प्रोसीड करेगा, हाँ, अब बैकवर्ड्स प्रोसीड, हाँ फॉरवर्ड बैकवर्ड्स ना, प्रोसीड करेगा, मतलब फॉरवर्ड फॉरवर्ड। ना। हाँ। वही कहता लीचर कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दो, मान लो इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है, और मैंने प्रोडक्ट का टेम्परेचर 30 डिग्री कर दिया, पहले तो मान लो 20 था और इसका 60 डिग्री टेम्परेचर था, तो आपका लीचर प्रिंसिपल क्या कहता है, रिएक्शन उधर प्रोसीड करेगा जहां पे कंसंट्रेशन टेम्परेचर प्रेशर कम हो। अगर मान लो ये 20 था, ये 60 था, तो अगर मान लो अब ये दोनों 20 हो गए, तो अब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी। अब मैं क्या करूँ, रिएक्टेंट का टेम्परेचर बढ़ा के 30 कर दूं, तो अब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, नहीं होगा। अब क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा कि जब तक दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाए 30, मतलब वो न्यू फिर से नया इक्विलिब्रियम स्टेट को क्या करेगा, रिस्टोर करने की कोशिश करेगा। तो वही होता है आपका कि जो लीचार्टर प्रिंसिपल ये कहते हैं कि अगर आप कुछ बाहर से एक्सटर्नल हीट, टेम्परेचर बढ़ाते हो, कंसंट्रेशन चेंज करते हो, तो आपका क्या होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा और तुम्हारा रिएक्शन उधर प्रोसीड करेगा जहां पे उस चीज की कमी होगी कि वो इफेक्ट को नलीफाई कर दे, मतलब दोनों को बराबर करके फिर से नया इक्विलिब्रियम अटेन कर ले। समझ में आया? यस यस मैम। कोई डाउट इससे रिलेटेड पूछ लो। जनरली हम लोग नंबर्स ऑफ मोल से देखते हैं, जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल समझा देती हूँ। जनरली अगर पूछता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, बताइए फॉरवर्ड रिएक्शन है कि बैकवर्ड रिएक्शन है, जैसे आपका क्वेश्चन दे दे कि 2SO2, ठीक है, रिएक्ट कर रहा है O2 से और बना रहा है 2SO3,
तो बताना रिएक्शन किधर प्रोसीड करेगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, सोच के। मैं इसका हिंट दे रही हूँ, तुम्हें मोल्स देखने होंगे, सोच के। मैम फॉरवर्ड, बिकॉज लेफ्ट साइड पे 3 हाँ, मोल्स क्योंकि है। यहाँ पे 3 मोल्स है, यहाँ पे 2 मोल्स है, तो रिएक्शन किधर प्रोसीड होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब कि और आपका SO3 का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, तब तक होगा जब तक आपका इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो जाए। समझ रहे हो? मैम इधर पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी भी आते हैं ना? हाँ, एनर्जी भी आता है। अगर मान लो आप यहाँ पे एनर्जी ऐड कर रहे हो, और मान लो पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक, इसका एनर्जी बढ़ रहा है, फिर रिएक्शन किधर मूव करेगा? एंडोथर्मिक मतलब हीट दे रहे रिएक्टेंट में, तो रिएक्शन किधर मूव करेगा? फॉरवर्ड में। अगर हीट रिलीज हो रहा है, मतलब हीट यहाँ पे बढ़ गया है, तो फिर क्या होगा? बैकवर्ड रिएक्शन में होगा। ठीक है, तो आपको उधर मूव करना जहां पे उस चीज की कमी, चाहे वो हीट हो, टेम्परेचर हो, या कंसंट्रेशन हो, या प्रेशर हो, और तब तक करना जब तक दोनों का सेम ना हो जाए, तब आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट दोनों का सेम हो जाएगा। ओके समझ में मैम, आया? यस मैम। ठीक है, अगर अगर मान लो मैं तुमसे एक क्वेश्चन और पूछ रही हूँ, ठीक है, 2SO2 प्लस O2 से 3SO3, आप बता रिएक्शन किधर फॉरवर्ड करेगा? मैम ये इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में ही है ना, कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ना ही प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है, रिएक्टेंट नहीं इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, मैम तो जब वो इक्विलिब्रियम कैसे? इक्विलिब्रियम में तो वो फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों साइड मूव करते हैं। हाँ, दोनों साइड रिएक्शन, मतलब अगर मान लो आपका 1 मोल प्रोडक्ट बन रहा है, तो 1 मोल रिएक्टेंट में बनेगा, मतलब दोनों रिएक्शन को बैलेंस करके वो चलते हैं। अगर हम चाह रहे हैं कि मेरा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करे, तो हम क्या करेंगे? आपका रिएक्शन का मोल बढ़ा देंगे, तो क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ कोर्स वो फॉरवर्ड रिएक्शन में, जैसे मान लो मैं 3 कर दूंगी ये, कि बेचारी को मेरा प्रोडक्ट और बने, तो क्या होगा? रिएक्शन फॉरवर्ड होगा। तभी मैम अनबैलेंस नहीं हो गया। नहीं, वो बैलेंसिंग अलग चीज है, हम यहाँ पे लीच मतलब रिएक्शन को बढ़ाने के, वो अपने आप बैलेंस हो जाएगा ना। अब आपका रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो प्रोडक्ट बढ़ेगा ना, फिर आपका मोस्ट बैलेंस हो जाएगा कंसंट्रेशन, तो फिर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। हमने यहाँ पे एक मोल्स को ऐड करके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया ना, पहले सब 3-3 था, रिएक्शन चल रहा था, अब मैंने रिएक्टर में मोल्स बढ़ा दिया, अब क्या हो गया? 4 हो गया। तो अब कहाँ पे प्रोसीड करेगा रिएक्शन? जहाँ पे कंसंट्रेशन कम है, फॉरवर्ड करेगा, तब तक करेगा जब तक दोनों इक्विलिब्रियम में फिर से ना आ जाए। समझ गई? तो जो भी आपका एंड मैम कंसंट्रेशन, इस वाले रिएक्शन में, इस पहले वाले रिएक्शन में अगर इसको बैकवर्ड बनाना होता तो आप प्रोडक्ट दूसरे का साइड पे कंसंट्रेशन बढ़ा हीट देते। ज्यादा हाँ, आप हीट हीट ज्यादा भी कर रिलीज सकती करना थी। है। हाँ हाँ, हीट अगर ओके आप वो हीट, हाँ ये कर सकती थी, या फिर तुम यह कर सकती थी, वो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा देती, तो वो बैकवर्ड जाने लगता आपका। ओके, यस मैम। तीन चीज को चेंज कर, प्रेशर, टेम्परेचर एंड टेम्परेचर रिलेटेड टू हीट ना, एंड प्रेशर, टेम्परेचर कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन। ठीक है, 3 चीज इफेक्ट करते हैं इक्विलिब्रियम को। आपको कोई डाउट? ओके, नो मैम। क्लियर हो गया ना, या सर ने कुछ और यस बताया था? मैम, यही बताया था सर ने, वो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक हाँ, लेके तो बताया था। एंडोथर्मिक क्या होता है? रिएक्शन हम दे रहे, किसको दे रहे? रिएक्टेंट को दे रहे हैं ना, तो फिर आपका हीट किधर बढ़ा? रिएक्टेंट के साइड बढ़ा, तो रिएक्शन फॉरवर्ड में होगा। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में तो हीट रिलीज हो रहा है ना, तो फिर यस रिएक्शन मैम। बैकवर्ड में होगा। ओके। ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं 8:30। कल आगे कंप्लीट करना है, हमें अल्किल और अल्कीन स्टार्ट करना